स्वागत है प्रिय छात्रों। आपका ये जो इलेक्टिव कोर्स है ग्राउंड 311 एग्रीकल्चरल वेस्ट मैनेजमेंट, इसका यूनिट 2 चल रहा है, जिसमें आज तीसरा लेक्चर हम हिंदी में यहाँ आप लोगों को दे रहे हैं। बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया, भारत में बायोगैस का उत्पादन। आप हमारा यूनिट 2 का दूसरा लेक्चर याद करें, जिसमें हमने कृषि कचरे का पुनः चक्रण या ये जो कार्बनिक कचरा है इसका पुनः चक्रण बताया था। और इसके पुनः चक्रण में हमने आपको बताया था बायोगैस एक प्रकार है जिस प्रकार से हम कृषि कचरे का पुनः चक्रण कर सकते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा, जब हम कृषि कचरे का पुनः चक्रण करते हैं, उसका पुनः उपयोग करते हैं, तो उससे बायोगैस का उत्पादन, उसका जो हम पुनः उपयोग करते हैं, उसका जो एक एनारोबिक तरीका जो हवा की अनुपस्थिति में किया जाता है, उससे बायोगैस का उत्पादन होता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि बायोगैस, जब हम कृषि कचरे का पुनः चक्रण करते हैं, तो जो बायोगैस उत्पादित होती है वह किस किस काम आती है, और बाद में जो बचता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टेड बायोस्लरी, वो किस काम आती है, वो हमने देखा। उसकी प्रक्रिया को भी हमने समझा कि यह प्रक्रिया कैसे चलती है। उसके अंदर जो 4 चरण हमने आपको बताए, हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस, एसिटोजेनेसिस एंड देन मीथेनोजेनेसिस। बायोगैस उत्पादन में ये जो प्रक्रिया हमारी चलती है, इससे जो बायोगैस का उत्पादन होता है, ये हमने आपको बताया। इसके लिए हमको इस प्रक्रिया को नियंत्रित रूप से कराने के लिए, ये प्रक्रिया की तो जाती है सूक्ष्म जीवों द्वारा, लेकिन इस प्रक्रिया को नियंत्रित रूप से कराने के लिए हमको बाकायदा एक सेटअप चाहिए, इसके लिए एक ढांचा चाहिए हमको, जो इसके ऊपर काम करता है, और इस तरह से गैस उत्पादित की जाती है। गैस का अलग उपयोग है, जो स्लरी बचती है उसका अलग उपयोग है। उसका महत्व भी हमने आपको बताया, किस तरह से वो वातावरण प्रदूषण नियंत्रित करती है, ये भी आपको बताया। अब हम इस लेक्चर में ये देख लेते हैं कि भारत में इस प्रकार से कितने कचरे का पुनः चक्रण किया जाता है, किस प्रकार से बायोगैस उत्पादित की जाती है। बायोगैस उत्पादन करने के लिए जो हमारे को एक ढांचा लगता है, वो कैसा होता है और वो कैसे काम करता है, इस चीज़ को भी यहाँ पे समझ लेते हैं। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने बायोगैस के बारे में बहुत कुछ समझा। वहाँ पर हमको ये मालूम पड़ा कि पिछला जो डायग्राम हमने देखा था कि बायोगैस का उत्पादन एक डाइजेस्टर में किया जाता है, एनारोबिक डाइजेस्टर, जहाँ पे एक ऐसा बंद सिलेंडर या ऐसा बंद कक्ष या ऐसा ड्रम है, बंद बिल्कुल, जिसके अंदर हवा नहीं पहुँचती, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद कचरे को उसमें हम डालते हैं और वहाँ बायोगैस का उत्पादन होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये प्रक्रिया किस तरह से छोटे या बड़े स्तर पर नियंत्रित और की जाती है, और इसके लिए जो डाइजेस्टर आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। इसको समझने पर हमको पूरा समझ में आ जाएगा कि बायोगैस का उत्पादन छोटे बड़े स्तर पे कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो आज जो हम बिंदु कवर करेंगे वो बायोगैस प्लांट, वो जो हमने आपको बताया ढांचा लगता है हमको बायोगैस उत्पादन करने के लिए। प्रक्रिया तो हमने पिछले समझ ली, जैसे हाइड्रोलाइसिस, एसिडोजेनेसिस, एसिटोजेनेसिस, वो सब प्रक्रिया हमने समझ ली। कौन कौन से बैक्टीरिया काम करते हैं, वो बैक्टीरिया क्या उत्पादन करते हैं। अभी वो ढांचा कैसा होता है जिसके अंदर एक प्रक्रिया कराई जाती है, तो वो उस ढांचे को हम बोलते हैं प्लांट। तो ये बायोगैस प्लांट, उसके मॉडल और उसके मेथड ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, इसको हम यहाँ इस लेक्चर में देखेंगे। हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था बायोगैस का कंपोजिशन, जिसमें हमने बताया था मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर भी कुछ मात्रा में आती है। तो सल्फर को अलग करना बायोगैस से, उसके लिए जो ढांचा लगता है, या जो बायोगैस प्लांट है उसी के अंदर एक यूनिट होती है, सल्फर स्क्रबर बोलते हैं। फिर वो बायोगैस हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हम उससे बिजली का उत्पादन करते हैं। बायोगैस को इंजन में भेजते हैं और इंजन रन करता है और बिजली का उत्पादन होता है।
बायोगैस से CBG कंप्रेस्ड बायोगैस और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बनाई जाती है, जो कि ईंधन के तौर पे उपयोग की जाती है। ये ईंधन इंजन चलाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। यह ईंधन हमारी गाड़ियों को चलाने के लिए इसका ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, हमारे गाड़ियों को चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक बिंदु हम आज ये भी देखेंगे कि भारत में विभिन्न राज्यों में कितना बायोगैस का उत्पादन होता है और उसका क्या क्या उपयोग होता है। तो बायोगैस हमने समझा पिछले लेक्चर में कि बायोगैस क्या है, लेकिन बायोगैस का उत्पादन करने के लिए जो प्लांट हमको चाहिए वो प्लांट कैसा होता है। बायोगैस प्लांट पूरा एक संयंत्र है। वो जो हम ढांचा की बात कर रहे हैं कि बायोगैस उत्पादन करने के लिए हमको एक ढांचा चाहिए, वो एक संयंत्र है। तो बायोगैस प्लांट इज वेयर बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ फर्मेंटिंग बायोमास। तो जो कार्बनिक कचरा है उसका सड़न प्रक्रिया हवा की अनुपस्थिति में की जाती है। जिस जगह उस जगह को या जिस कक्ष में की जाती है उस कक्ष को और उस कक्ष के साथ जो असेंबली लगी हुई है, जो दूसरी सहायक, उसका इनलेट, उसका आउटलेट, गैस स्टोरेज स्ट्रक्चर, सबको मिलाकर हम बोलते हैं बायोगैस संयंत्र। The substrate used for the production of methane containing gas usually consists of crop residue or the food waste. The fermentation residue left over is known as digested bioslurry, which is a fertilizer. तो उस पूरे संयंत्र के अंदर जो हम कृषि कचरे का इस्तेमाल करते हैं वो कार्बनिक नेचर का, कार्बनिक प्रकृति का कचरा है, जो कि मुख्य रूप से फसल अवशेष और मुख्य रूप से फसल अवशेष के अलावा जो हमारे खाद्य अवशेष बच जाते हैं या खाद्य से जो हमारे अनुपयोगी कचरा बच जाता है खाद्य पदार्थों से, उसका उपयोग हमको इस बायोगैस प्लांट में करना है। इसका फर्मेंटेशन प्रक्रिया यानी कि सड़ने की प्रक्रिया इस प्लांट के अंदर, इस बायोगैस संयंत्र के अंदर की जाती है। और लेफ्ट ओवर फ्रॉम द सबस्ट्रेट यानी उससे जो बच गया हमारे पास, जिसको हम डाइजेस्टेड बायोस्लरी कहते हैं, उसका कार्बनिक खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये जो हमारा बायोगैस संयंत्र प्लांट है ये दो तरह का है। एक स्मॉल स्केल डाइजेस्टर है जो कि छोटे स्तर पर प्रयोग किया जाता है, एक इंडस्ट्रियल डाइजेस्टर है जो बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाता है। तो ये जो स्मॉल स्केल डाइजेस्टर है, डाइजेस्टर का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा प्लांट है, बायोगैस संयंत्र है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया काम करते हैं, जो इस हमारे कृषि कचरे को सड़ाने का काम करते हैं, वो मुख्य रूप से उस कचरे को खाते हैं। खाने के बाद उसको पचाते हैं, पचाने के बाद पचाने के साथ अपना जीवन यापन भी करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो डाइजेस्टर है, क्योंकि वहाँ पर उस कचरे का पाचन हो रहा है। पाचन के बाद जो बचता है वो डाइजेस्टेड बायोस्लरी, एक कार्बनिक खाद है। तो अब ये छोटे स्तर पे जो होता है, ये देखिए फिक्स्ड डेमो बायोगैस प्लांट, एक तो फिक्स्ड बायोगैस प्लांट है, एक फ्लोटिंग ड्रम प्लांट, इसमें एक ड्रम फ्लोट करता रहता है, उस तरह का प्लांट है। लो कॉस्ट पॉलीइथाइलिन ट्यूब डाइजेस्टर, तो ये पॉलीइथाइलिन का बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ ट्यूब डाइजेस्टर है। बैलून प्लांट, गुब्बारानुमा प्लांट है ये। हॉरिजेंटल प्लांट, अर्थन पिट प्लांट, जो ज़मीन में खोद के उसके नीचे संयंत्र बनाया जाता है, उस तरह का प्लांट है। फेरो सीमेंट प्लांट। दूसरा जो औद्योगिक स्तर पे जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जो बड़े हमारे संयंत्र हैं बायोगैस बनाने के, उसमें बैच प्लांट मुख्य रूप से कॉमन है। ज़्यादा हमेशा उद्योग में बैच प्लांट का ही इस्तेमाल होता है। ये बैच प्लांट, कंटिन्यूअस प्लांट और सेमी बैच प्लांट दो प्रकार के होते हैं। अब ये बैच प्लांट से समझ में आया कि जो ऊपर वाला है ये बैच में नहीं होता है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखिए यहाँ ऊपर वाले में क्या होता है, एक तरफ से आप कचरा डालते हैं, दूसरी तरफ से आप डाइजेस्टेड बायोस्लरी निकालते हैं और ऊपर से गैस इकट्ठा करते जाते हैं। इकट्ठा भी नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी गैस इकट्ठा होती है और रोज़ की रोज़ उपयोग होती जाती है। तो यह एक सतत प्रक्रिया जो स्मॉल स्केल यूनिट में चलती है।
लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पर जब हम औद्योगिक स्तर पे जाते हैं तो वहाँ पर बैच एक कचरे का एक लॉट या कचरे का एक ढेर एक बैच होता है। एक बैच का जब डाइजेशन पूरा हो जाता है फिर वहाँ पे उसमें दूसरा बैच डाला जाता है। अभी इसको अगर आप ऐसे समझिए कि कचरा तो रोज़ निकल रहा है और आज जो बैच गया वो डाइजेस्टेड बायोस्लरी में बदल करके पूरी तरह से पाचन होकर के वो 30 दिन बाद बाहर आएगा। और कचरा अगर रोज़ निकल रहा है तो हम कितने बैच बनाएंगे? जाहिर है 30 बैच बना सकते हैं, या हम 5-5 दिन का कचरा इकट्ठा करके हम इस तरह से 6 बैच बना लेंगे। इस तरह से भी करके उसको किया जा सकता है। लेकिन वो एक बैच जो एक बार जाएगा अंदर, वो बैच पूरा होने के बाद ही फिर उसके अंदर, तो इस प्रकार से अगर हम 5-5 दिन का कचरा इकट्ठा करके एक बैच बनाते हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर हमारे कंपनी में या हमारे डाइजेस्टर जो हमारा औद्योगिक इकाई है वहाँ पे 6 डाइजेस्टर होंगे। इसमें एक बैच जाएगा 5 दिन का कचरा, फिर अगले 5 दिन के बाद दूसरा बैच भरा जाएगा दूसरे बैच डाइजेस्टर में। इसी तरह से 30 दिन के बाद जो पहला डाइजेस्टर है उसमें भरा जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया हमने आपको बताई कितने दिन लगते हैं, 30 दिन जो हमने एक मोटे तौर पे बोला, ये अलग अलग हो सकते हैं अगर हमारे पास अलग अलग कृषि कचरा है। बायोगैस जो गांव में मुख्य रूप से छोटे स्तर पे बनाई जाती है वो होती है गोबर गैस। उसे गोबर गैस भी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गोबर से ही बनाई जाती है। लेकिन गोबर गैस बायोगैस ही है, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल वहाँ प्रयोग हो रहा है, जिस कृषि कचरे का, जो एक ही प्रकृति का कृषि कचरा सिर्फ और सिर्फ गाय का गोबर इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हम उसको गोबर गैस भी कह देते हैं। बायोगैस का ही पर्यायवाची है गोबर गैस। लेकिन बायोगैस एक बड़ा बृहद स्तर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। हम किसी भी प्रकार के सड़ने योग्य कार्बनिक कृषि कचरे से अगर गैस बनाकर निर्माण करते हैं तो वो बायोगैस है। इसका एक कैटेगरी जो है जो सिर्फ गोबर है उससे अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे गोबर गैस भी कह सकते हैं। तो बायोगैस एक बड़ा विस्तृत शब्द है। ये जो एक प्लांट है ये इस तरह का होता है। इसे कैसे काम करता है? ये जो कंटिन्यूअस टाइप है जिसमें एक तरफ से हम कच्चा माल डालते जाएंगे, दूसरी तरफ से हम डाइजेस्टर निकालते जाएंगे, ऊपर गैस भी इकट्ठा करते जाएंगे और इस गैस का लगातार उपयोग भी करते जाएंगे। तो ये देखिए खोद करके बनाया है, ये है फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप बायोगैस प्लांट। ये फ्लोटिंग गैस होल्डर, इसमें जो गैस चैम्बर है फ्लोट करता है। इसमें एक तरफ से इनलेट है, यहाँ पर हम एक छोटा टैंक बनाते हैं जिसमें हम गाय के गोबर को इकट्ठा करते चलते हैं। ये गाय का गोबर, यहाँ भी हम समझ लीजिए हम केवल गाय के गोबर की बात कर रहे हैं। ये इस तरह का जो कंटिन्यूअस छोटे स्तर का बायोगैस प्लांट है ये गोबर के लिए ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। काऊ डंग के लिए, गाय गोबर के लिए ही अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर एक छोटा टैंक है जिसमें हम गाय का गोबर इकट्ठा करते जाते हैं, इसमें पानी मिलाते जाते हैं। यहाँ पे लगभग 3 दिन की प्रक्रिया होती है। इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। ये डेली का डेली इसमें कचरा डालते जाएंगे, गाय का गोबर काट ले जाएंगे, पानी डालते जाएंगे। जो आज डाला वो ऊपर रह जाएगा, जो कल डाला था वो बीच में है, परसों डाला था वो नीचे। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये अपने आप ये इस इनलेट पाइप से ये कचरा हमारे गोबर डाइजेस्टर में जाएगा। डाइजेस्टर एक क्लोज्ड चैम्बर है, ये पूरा बंद कक्ष है जिसके अंदर हवा नहीं पहुंच सकती। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा हाइड्रोलिसिस टैंक है, हाइड्रोलिसिस टैंक खुला है, इसमें हवा आ सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है, हवा आनी चाहिए। डाइजेस्टर हमारा पूरी तरह से बंद कक्ष है, इसमें हवा नहीं आ सकती। लेकिन इनलेट पाइप से हाइड्रोलिसिस के बाद ये गोबर और पानी के साथ पूरा हमारा डाइजेस्टर में चला जाता है। यहाँ पे पानी और गोबर का मिक्सचर है। यहाँ पर ये मीथेनोजेनेसिस प्रक्रिया होती है जिससे बायोगैस का निर्माण होता है। गैस है, जाहिर ऊपर आएगी। गैस ऊपर आती है तो ऊपर एक फ्लोटिंग टैंक है जिसमें गैस कलेक्ट करते चले जाते हैं, गैस को एकत्र किया जाता है। हालांकि जो गैस एकत्र करने वाला टैंक है इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कुल मिला के इस टैंक के साथ एक वाल्व लगा हुआ है। ये इस वाल्व से, इस पाइप से कनेक्शन घर में है जहाँ पे हमें
गैस का या तो हीटिंग के लिए इस्तेमाल करना है, या कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, जलाने के लिए इस्तेमाल करना है कुल मिला के। क्योंकि ये जो बायोगैस है ये ज्वलनशील गैस है, इसका जो मीथेन भाग है वो ज़्यादा 70% मीथेन होता है, यह ज्वलनशील है, तो इसका हमको लगातार इस्तेमाल करते जाना है। तो इसका लगातार, हाँ यह है कि इस्तेमाल रोज़ करना है, पर यह कि कुछ घंटे अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो यह वाल्व बंद करके यहाँ पर इसको टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं। ये भी है कि गैस निर्माण की प्रक्रिया लगभग बराबर नहीं है, कभी ज़्यादा कभी कम हो सकती है। तो अगर टैंक में इकट्ठा गैस रहेगी तो जब हमको खाने बनाने के लिए गैस का इस्तेमाल करना है तो हमको वहाँ पर पूरी गैस मिलेगी। तो ये जो थोड़ा कम ज़्यादा होता है उसको एकत्रित करने के लिए एक छोटा फ्लोटिंग टैंक होता है जिसमें बायोगैस एकत्रित हो जाती है। हालांकि इसका उपयोग भी रोज़ का रोज़ करते रहना चाहिए। जब इधर से पानी और गोबर मिक्स हो करके इस डाइजेस्टर में आएगा जो कि बंद है, हाइड्रोलिसिस के बाद मीथेनोजेनेसिस के लिए जब यहाँ पर आएगा, तो जो पहले से यहाँ कचरा मौजूद है जिसका डाइजेशन लगभग हो चुका है वो उसको पुश करके अगले चैम्बर में ढकेलेगा। जब ये अगले चैम्बर में ढकेलेगा ये ऊपर से आएगा। तो अब यहाँ जो पहले से हो चुका था जिसका डाइजेशन लगभग कंप्लीट हो गया वो उसको पुश करके नीचे धकेलेगा और ये आउटलेट पाइप से अलग टैंक में इकट्ठा होता जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टेड बायो स्लरी या स्पेंट स्लरी लिखा है, यानी जिसमें से गैस का इस्तेमाल हो चुका है वह स्लरी यहाँ पर है, जिसका कि हम सुखा करके कार्बनिक खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर ये बिल्कुल खाली अभी नया बनाया है, तो नया बनाया है तो हम यहाँ पर गोबर डालेंगे। 3 दिन बाद हाइड्रोलिसिस कंप्लीट होकर वो डाइजेस्टेड बायो स्लरी में जाएगा। यहाँ कितने दिन रहेगा, हमने अभी 30 बोला था पहले, ये 14-15 दिन का कार्यक्रम है। अगर गोबर है, सिर्फ गोबर है, तो ये 14 दिन में हो जाता है। तो 14 दिन में गैस बन जाएगी और 14 दिन बाद डाइजेस्टेड बायो स्लरी बाहर आएगी। तो आप इसको अगर रोज भरते जा रहे हैं तो जो आपने आज भरा था वो अगले 17वें या 18वें दिन यहाँ पर हमको एकत्रित मिलेगा, वो वाला लॉट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये कंटिन्यूस प्रक्रिया है, इसमें रोज गोबर जा रही है, रोज गैस बन रही है, रोज स्लरी बाहर आ रही है, रोज गैस का इस्तेमाल हो रहा है। ये छोटे स्तर पे बायोगैस इस प्रकार से, बायोगैस का जो संयंत्र है वो इस प्रकार से काम करता है। और छोटे स्तर पे अगर आप घर के में 1 या 2 गाय पाल रखी है, एक छोटा परिवार है, 1 गाय पाल रखी है, घर में खाना बनाने के लिए बायोगैस बनानी है या गोबर गैस बनानी है, तो इस प्रकार का बायोगैस डाइजेस्टर आपको मिलता है मार्केट में। देखिए यही जो प्रक्रिया हमने आपको यहाँ पर बताई है, ये प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। देखिए कैसे, ये इनलेट है, हम इसमें किचन वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट या गोबर वेस्ट हम इसमें डालेंगे। ये इस प्रकार के टैंक में डालेंगे। हाइड्रोलिसिस के बाद देखिए यहाँ पे जा रहा है, गैस ऊपर चैम्बर में इकट्ठा हो रही है, डाइजेस्टेड स्लरी यहाँ से बाहर आ रही है। तो जो यहाँ से किचन वेस्ट डाला गया था प्लस वाटर डाला गया था, वो हाइड्रोलिसिस होकर के वो सीधा पहुँचेगा डाइजेस्टर में, जो कि हमारा लोअर टैंक। जब यहाँ पर डाइजेशन, और ये पूरा तरह से बंद है, इसके अंदर हवा आएगी। जब डाइजेशन होगा तो गैस ऊपर के इस चैम्बर में इकट्ठा होगी, ऊपर के इस चैम्बर में इकट्ठा होगी। यहाँ पर एक वाल्व दिया है, इस वाल्व के साथ, एक पाइप के साथ इसको स्टोव से जोड़ा गया है। जब हमें इस्तेमाल करना होगा हम ये वाल्व खोलेंगे, हम अपना गैस का इस्तेमाल करेंगे। नहीं इस्तेमाल करना होगा, इसे बंद कर देंगे, तो यहाँ पे गैस इकट्ठा होगी। डाइजेशन के बाद नेक्स्ट डे जो कचरा डालेंगे वो नीचे आएगा। पहले दिन का कचरा जो डाइजेस्टेड हो चुका है वो ऊपर आकर के यहाँ से डाइजेस्टेड बायो स्लरी बाहर आएगी। ये एक बिल्कुल घरेलू स्तर पे छोटी यूनिट ये बाजार में आपको मिलती है। इसका इस्तेमाल करके हम अपने किचन वेस्ट को, और बिल्कुल इसके अंदर सुकुलेंट किचन वेस्ट डालना है। जो नरम किचन से पत्ते वगैरह निकलते हैं सब्जियों के, वो इसके अंदर डाल सकते हैं, और इसके अंदर गोबर भी थोड़ा मिक्स करना चाहिए। तो इस तरह से बड़े स्तर पे अगर आ जाएं, लार्ज स्केल बैच बायोडाइजेस्टर, ये बायोडाइजेस्टर आपको उन कंपनियों में देखने को मिलेंगे जिन कंपनियों में जैसे फूड मटेरियल का, जो हमारे कृषि से उत्पादित खाद्य पदार्थ हैं, उनकी प्रक्रिया, उनका संयंत्र, उनका
प्रोसेसिंग किया जाता है, उनकी प्रक्रिया की जाती है, वहाँ पर देखिए जैसे कोई कंपनी आम का पल्प बनाती है, तो आम का छिलका कितनी बड़ी मात्रा में, या कोई केले का जूस बनाए या केला स्क्वैश बनाने वाली कंपनी है, तो वो केले की प्रक्रिया करती है, तो वहाँ पे कितनी बड़ी मात्रा में केले का छिलका निकलेगा, रोज निकलेगा वहाँ, क्योंकि वहाँ तो एक दिन में 100 टन 300 टन 400 टन की प्रक्रिया होती है, तो एक दिन में लगभग 50-60 टन कार्बनिक कचरा भी निकलता है। इस तरह से बड़े बड़े डाइजेस्टर्स वहाँ पे लगे होते हैं। हाइड्रोलिसिस के बाद उसे इस टैंक में भेजा जाता है, यहाँ पर एनारोबिक डाइजेशन होता है। एनारोबिक डाइजेशन होने के बाद आप देखिए गैस जो है वो ऊपर आएगी, चाहे गैस हल्की होती है, जब डाइजेशन होगा तो जो ठोस पदार्थ बचा रहेगा वो टैंक में ही नीचे को जमा रहेगा, गैस जो है वो ऊपर को आएगी। जब गैस ऊपर को आएगी तो वाल्व ऊपर को लगा है जो इसको कलेक्ट करता है, ऊपर से वाल्व इसको एकत्रित करके एक अलग कक्ष में भेजेगा, जहां पर हम इस गैस को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये गैस को, ये प्रक्रिया इस तरह से होती है, उस गैस को अलग स्टोर किया जाता है। हमने आपको बताया कि ये जो पिछला लेक्चर आप याद कीजिए, बायोगैस के जो निर्माण होता है इसमें 70% के आसपास मीथेन गैस होती है, जो कि ज्वलनशील गैस है, और मीथेन गैस ही काम की गैस है। इंजन चलाने में भी मीथेन गैस का ही प्रयोग होता है, और जब हम इसका घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने आपको बताया 70% इसमें मीथेन है, लगभग 29% कार्बन डाइऑक्साइड है और 1% हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड तो सिर्फ बदबू पैदा करती है, बाकी उसका कोई काम नहीं है। वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी करती है, हवा प्रदूषित भी करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो जलती नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रक्रिया में जब आती है पाइप के द्वारा गैस अपने आपके स्टोव तक, बर्नर तक, वो चली जाती है सीधे ऊपर। जो फ्लेम देती है गैस, जो जलती है, वो मीथेन है। तो सल्फर गैस अशुद्धि है प्रकार से बायोगैस के अंदर, और ये जो औद्योगिक इकाइयों में बायोगैस लगाया है, ये लोग मुख्य रूप से इतना बायोगैस इनके पास बनता है कि इस बायोगैस को सिर्फ खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ जो बायोगैस बनती है इसका इस्तेमाल इंजन चलाने के लिए होता है, और इंजन चला करके वो लोग बिजली बनाते हैं। तो इंजन चलाने में अगर जो हम बायोगैस भेजेंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, H2S भी है, तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड कोरोसिव गैस है। ये इंजन को ख़राब करती है, इंजन कोरोसिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये कोरोसिव गैस है। तो इंजन में बहुत जल्दी खराबी आएगी, इंजन में जंग लगेगी और इंजन ख़राब होगा। तो इसलिए इसको अलग करना हाइड्रोजन सल्फाइड की ज़रूरी है। तो यहाँ पीछे टावर जैसे ये जो लगे होते हैं, ये सल्फर स्क्रबर होते हैं। तो ये जो पीले टैंक हैं ये होते हैं हाइड्रोलिसिस टैंक। हाइड्रोलिसिस टैंक से इसके अंदर हाइड्रोलिसिस के बाद कृषि कचरा डाइजेस्टर में आता है। डाइजेस्टर के बाद जो गैस आती है उसको यहाँ टावर जैसे स्ट्रक्चर, इसमें सल्फर स्क्रबर में भेजा जाता है, जहाँ से सल्फर इसमें से अलग की जाती है, और उसके बाद जो बचा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इसको स्टोर किया जाता है। यहाँ पर जो बड़े स्केल पर औद्योगिक इकाइयों में बायोगैस का उत्पादन होता है, यहाँ पर इस गैस को कंटिन्यूअस सीधे इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। इंजन चलाने के लिए हमको समान रूप से गैस की सप्लाई चाहिए, तो इसका एक बैकअप बना के रखना पड़ता है, स्टोरेज करके रखते हैं हम इसको। स्टोरेज करने से पहले सल्फर हटानी है, तो सल्फर कैसे हटाई जाती है, उसके लिए सल्फर स्क्रबर का प्रयोग किया जाता है। इसको हम सल्फर स्क्रबर बोलते हैं। जो टावर जैसे स्ट्रक्चर हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये ऐसे काम करते हैं कि इसके अंदर बायोगैस भेजी जाती है। बायोगैस इसके अंदर नीचे से एंटर करेगी, गैस है तो ऊपर को जाएगी। जब वो गैस ऊपर को जाएगी तो यहाँ पे फिल्टर बेड है कंटेनिंग सल्फर ऑक्सीडाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा की उपस्थिति में काम करते हैं। तो ये जो बायोगैस सिलेंडर में भेजी गई,
ये ऊपर को गई और ऊपर के बीच में से सल्फर कंटेनिंग सल्फर फिल्टर में गई, जहाँ पर जो सल्फर ऑक्सीडाइजिंग माइक्रोब्स है वो काम करते हैं। ये लगभग थोड़ी सी हवा इनको चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि जो गैस आई है इसके अंदर तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, तो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन थोड़ी सी इस गैस में फीड की जाती है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाइड्रोजन सल्फाइड में से सल्फर का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो H2S गैस है, इसको सीधे अगर हवा में छोड़ा, रिलीज किया गया अगर वातावरण में, तो ये बदबू भी पैदा करती है और ये वातावरण को अधिक मात्रा में प्रदूषित करती है। जब इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये वातावरण को कम मात्रा में प्रदूषित करती है, इसमें बदबू नहीं होती है। और जो वाटर बनता है वो नीचे इकट्ठा, पानी भारी है तो वापस नीचे आएगा, वो जो नीचे पानी भारी है, पानी नीचे आएगा उसको अलग इकट्ठा करेंगे, इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट डिसॉल्व वाटर। यही न्यूट्रिएंट डिसॉल्व वाटर वापस अगर हम सिलेंडर में थोड़ा बहुत डाल देंगे, थोड़ा बहुत तो कलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा डाल देते हैं, तो इससे सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया को काम करने के लिए ऑक्सीजन मिल जाती है। फिर वाटर नीचे इकट्ठा होता है, तो अभी यहाँ से जो 1%, 0.5%, 0.05% जो सल्फर थी गैस के अंदर, H2S सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड की थी, ये हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ से सल्फर स्क्रबर से अलग हो गई। अब हमको सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड फ्री बायोगैस मिली, जिसके अंदर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दो ही गैसें हैं, जिसमें भी 70% लगभग मीथेन है। अब इस गैस का हमको भंडारण करना है, तो इस गैस का भंडारण करने के लिए बैलून का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए बड़े बड़े गुब्बारे हैं, ये बैलून आप समझ लीजिए, जो गुब्बारा आपको इतना बड़ा सिलेंडर दिख रहा है, अगर आप कल्पना करें, ये देखिए आदमी यहाँ पर है, ये एक आदमी ये काम कर रहा है, आप इस आदमी की कल्पना करें, 5.5 फुट का तो आदमी होगा, ये आदमी यहाँ काम कर रहा है और ये गुब्बारा इतना बड़ा है। तो ये लगभग इतने बड़े बड़े गुब्बारे होते हैं जिसके अंदर इस गैस का भंडारण कर लिया जाता है। अब इस गैस का भंडारण करने के बाद तो इतनी मात्रा में जो यहाँ गैस बनती है ना औद्योगिक इकाइयों में, इस गैस को अब इंजन रूम में फीड किया जाता है। ये इंजन है जो बिजली का निर्माण करेगा। तो ये इंजन जब है तो इंजन में इधर से गैस आएगी। यहाँ जो बैटरी लगा रखी है ये सिर्फ इंजन को स्टार्ट करने के लिए। एक बार इंजन स्टार्ट हो गया और इंजन के अंदर गैस का कंबशन शुरू हो गया, यानी गैस खुद जलनी शुरू हो गई इंजन के अंदर, तो जो गैस जलेगी उससे जो ऊर्जा पैदा होगी वो ऊर्जा इंजन को आगे चलाती रहेगी। तो बैटरी सिर्फ एक ट्रिगर है जो इंजन को ट्रिगर करती है। जो पहला कंबशन होता है, जो पहला टुकड़ा गैस का आएगा, उसके कंबशन के लिए, इंजन को चलाने के लिए, ट्रिगर करने के लिए बैटरी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद बैटरी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये गैस जो बैलून से दी जाती है, दूसरे कक्ष में कहीं बैलून इकट्ठा होगा, वहाँ बैलून से ये गैस इंजन में आ रही है। अब जैसे जैसे ये मीथेन गैस, क्योंकि अब इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है, तो इंजन खराब होने का डर हमको नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हमें कुछ करना नहीं है, वो अपने वातावरण में चली जाएगी। कंबशन के बाद जब मीथेन का कंबशन होगा, मीथेन हमारे इंजन के अंदर जलेगी, तो उससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी, वो भी वातावरण में चली जाएगी। तो इंजन में जब कंबशन होगा तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा होगी। और यहाँ पे अल्टरनेटर लगा है, इस ऊर्जा से अल्टरनेटर बिजली पैदा करेगा, और ये बिजली हमारे को इन वायर्स के द्वारा, तारों के द्वारा जहाँ हमें उपयोग करनी है वहाँ या ग्रिड में हम इसको भेज सकते हैं। तो इस तरह से बायोगैस से ऊर्जा का उत्पादन हो जाता है, बिजली का उत्पादन हो जाता है। इंजन के अंदर क्या हो रहा है? कंबशन, दहन हो रहा है। जब इतना दहन होता है तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। ये जो ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, इसको एक पाइप द्वारा भेजा जाता है वेपर एब्जॉर्प्शन रूम में। जब ये वेपर एब्जॉर्प्शन चैम्बर में जाती है तो वेपर एब्जॉर्ब करके ये ठंडी हो जाती है। तो ये जो ठंडी वेपर होती है इसका इस्तेमाल कोल्ड स्टोरेज में किया जाता है। इसके बाद ये जो गैस बचती है वो भी गर्म होती है, उसका इस्तेमाल
ड्रायर जो कंपनियों में चलते हैं फूड वगैरह के को ड्राई करने के लिए, ये इस्तेमाल ड्रायर में होता है। तो देखिए हीट का भी इस्तेमाल हो गया, हीट वेपर एब्जॉर्प्शन से जो कूलिंग हुआ उसका भी इस्तेमाल हो गया, गैस के कंबशन से बिजली भी बन गई। तो बायोगैस जो बनी, जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड पैदा कर रही थी, और अगर हम ये इस तरह से बायोगैस नहीं बनाते थे इसमें अपने बाकायदा एक प्लांट लगा करके, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब हम ओपन यार्ड डंपिंग करते हैं तो वहाँ से भी बहुत भारी मात्रा में निकलती है, ये वातावरण को प्रदूषित करती है। लेकिन जब हम नियंत्रित तरह से इसका डाइजेशन करवा रहे हैं तो हम हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव कर दे रहे हैं। वातावरण में तो हाइड्रोजन सल्फाइड छोड़ ही नहीं रहे हैं, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। प्रदूषण तो हो रहा है नो डाउट, लेकिन कम हो रहा है। मीथेन नहीं छोड़ रहे हैं वातावरण में, क्योंकि जब ओपन यार्ड डंपिंग हम कर देते हैं गीले कचरे की, ओपन यार्ड में पड़ा हुआ कचरा सड़ता है, वहाँ से जो मीथेन निकलती है वो वातावरण को प्रदूषित करती है। लेकिन जब हमने चैम्बर के अंदर कंट्रोल डाइजेशन करवाया और उस मीथेन का हमने ऊर्जा निर्माण के लिए प्रयोग कर लिया, तो मीथेन तो वातावरण में हमने छोड़ी नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड हमने वातावरण में छोड़ी नहीं। सिर्फ एक गैस प्रदूषण पैदा करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो हम वातावरण में छोड़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण पैदा करने वाली गैसों में सबसे कम हानिकारक गैस है। यहाँ तक कि कार्बन डाइऑक्साइड की पौधों को ज़रूरत भी है, और वही काम तो हम करते हैं। एग्रीकल्चर में जब हम पौधा उगाते हैं तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कुल मिला के ये जो हमारा बायोगैस उत्पादन का प्रक्रिया है, ये प्रदूषण नियंत्रित इस प्रकार से करता है। लेकिन यहाँ पर आपने ये ज़रूर देखा कि पिछले लेक्चर में ही आपने समझ लिया था कि बायोगैस निर्माण से क्या फ़ायदा है, लेकिन ये बायोगैस निर्माण कैसे होगा, वो फेजेस भी हमने आपको बता दिए थे, लेकिन वो कैसे काम करेंगे, उसका प्लांट कैसा होगा, वो चीज़ समझाने के लिए ये लेक्चर ज़रूरी था। तो इस प्रकार से बायोगैस का प्लांट होता है। ये छोटे स्तर का प्लांट है, ये बड़े स्तर का प्लांट है। ये जो फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज है उनमें लगा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को रिमूव कर दिया जाता है, गैस को गुब्बारे में भर के स्टोर किया जाता है और उससे बिजली बना करके उसका उपयोग किया जाता है। तो ये बायोगैस का बेनिफिट है, उपयोग है, लाभ है। इसके शुद्धिकरण से हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी बना सकते हैं, जो ईंधन के तौर पे हमारे गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। तो ये रिस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट है, एक जिम्मेदारी भरा कचरे का प्रबंधन है, जिससे हमारा कार्बन इमिशन और हमारा प्रदूषण, वातावरण प्रदूषण पर नियंत्रण लगता है। इस प्रकार से अगर हम किसी कचरे का प्रबंधन करें तो इससे हमको अतिरिक्त आय भी हो सकती है। हम अलग एक कंपनी, उद्योग भी लगा सकते हैं छोटा मोटा, कि भाई हम कचरे का निस्तारण इस तरह से करके ऊर्जा बना के बेचेंगे, रोजगार भी पैदा हो सकता है। और ये वातावरण की शुद्धि के लिए भी ये प्रक्रिया, ये इस प्रकार से कचरे का प्रबंधन ये उपयुक्त है। और ये जो हम लोग अपने गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, ईंधन, पेट्रोल और डीजल के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, अगर इस तरह से गैस का उत्पादन करने लगे और से सीएनजी बनेगी, ये हमारे गाड़ियों के लिए उपयोगी होगी। और इस तरह से हमारे जो क्रूड ऑयल है, जो पेट्रोल डीजल है, उसकी भी बचत होगी। तो अभी बात आ गई कि अच्छा, इसके बाद जो बचा इसका डाइजेस्टेड बायोस्लरी, उसका उपयोग हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि जो डाइजेस्टेड बायोस्लरी आता है उसको हम उसमें से लिक्विड और सॉलिड अलग करके जो डाइजेस्टेड बायोस्लरी है उसका इस्तेमाल हम कार्बनिक खाद के तौर पर खेती में करते हैं। तो ये तो पूरी प्रक्रिया है जो बायोगैस का निर्माण करती है। इस प्रकार से संयंत्र है। अभी भारत में हो कितना रहा है? तो देखिए, भारत में गवर्नमेंट ने 2018 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसको सटाट बोलते हैं। सटाट प्रोग्राम है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। गवर्नमेंट ने 5000 CBG कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट पूरे भारत में लगाने का तय किया था।
इसके लिए 75,000 लोगों को इसमें रोजगार मिलना था और 50 मिलियन टन का कचरे का इसमें निस्तारण किया जाना था। फरवरी 2019 तक 100 प्लांट लगा लिए गए हैं। 5,000 प्लांट संयंत्र लगाने का टारगेट है। 100 लगा दिए गए थे फरवरी 2019 तक और ये स्टैट के अंदर उत्पादन शुरू कर दिया है। हरियाणा और पंजाब में भी ये लगा दिए गए हैं। 1 अक्टूबर 2018 में अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने कि हरियाणा पंजाब में जो कचरा, ये कृषि का जो फसल अवशेष है, इसको जलाने की जो प्रक्रिया है उसको रोकने के लिए अगर इस तरह के प्लांट लगाए जाएं, इस तरह के संयंत्र लगाए जाएं, तो इस तरह से बायोगैस का निर्माण करके कृषि कचरे का, जो सड़ने योग्य कृषि कचरा है, उसका निस्तारण किया जा सकता है। इसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ने भी लगा दिए हैं अपने यहाँ प्लांट्स। तो ये जो स्पेक्ट्रम रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है, ये महाराष्ट्र में ये 8,000 kg पर डे कचरे का निस्तारण कर रहे हैं। ग्रीन एलिफेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी महाराष्ट्र में 7,290 kg पर डे कचरे का निस्तारण कर रहे हैं। अमूल जो वडोदरा में गुजरात में है, ये लगभग 6,000 kg कचरा प्रतिदिन इसका निस्तारण कर रहे हैं। तो इस तरह से सभी कंपनीज ने लगाया है और ये सारा जो काम चल रहा है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे एनर्जी बन रही है। एनर्जी के बाद जो डाइजेस्टिव बायोस्लरी है उसका इस्तेमाल कार्बनिक खाद के तौर पे खेत में हो रहा है। तो ये सारा काम होता है देख रेख में MNRE के। MNRE की चर्चा हम आपसे पहले भी कर चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का काम, ये एक प्रकार से रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी का एक नया स्रोत है एनर्जी का। ये स्टेट वाइज विभिन्न राज्यों में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स और कैपेसिटी, तो 16,000 kg कचरा पर डे निस्तारण करने की कैपेसिटी है महाराष्ट्र में। 5 प्लांट लगे हुए हैं। आप देखिए, पंजाब में 1 प्लांट लगा है, हरियाणा में 2 प्लांट लगे हैं। कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कचरा जलने की समस्या यहाँ पर है। और लगने चाहिए और लगेंगे, निराशा की बात नहीं है, और लगेंगे क्योंकि भी काम चल ही रहा है। तो इस तरह से अगर सभी राज्यों ने जो एक इनिशिएटिव लिया है स्टैट के तहत, ये स्टैट सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, तो इससे ये इतना एनर्जी पैदा करते हैं। और ये एनर्जी, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोल डीजल की बजाय कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या कंप्रेस्ड बायोगैस का इस्तेमाल किया जाए, ऐसा स्टैट का मानना है। तो इतना जो है गैस कैपेसिटी, इतने kg पर डे का गैस का निर्माण हो रहा है। इतने प्लांट्स इन राज्यों में लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, तमिलनाडु में 400 kg प्रतिदिन गैस का निर्माण हो रहा है, 1 प्लांट लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में 1 प्लांट है जिसमें 1200 kg प्रतिदिन कचरे का निस्तारण हो रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि बायोगैस प्लांट कैसा होता है और प्लांट कैसे, क्योंकि बायोगैस की प्रक्रिया आप पिछले लेक्चर में समझ गए थे। अब इसका प्लांट कैसा होगा और प्लांट में कैसे कैसे गैस निकलेगी, कैसे कैसे उसमें इकट्ठा करेंगे, वो चीज़ें हमने अभ्यास सीखी। हमने ये भी सीखा कि कृषि कचरे का, खासकर गीले कृषि कचरे का समुचित निस्तारण करके हम अतिरिक्त ईंधन पैदा कर सकते हैं, डीजल और पेट्रोल के ऊपर अपनी निर्भरता घटा सकते हैं। हमने यह भी सीखा कि इस तरह से कृषि कचरे का प्रबंधन करके जो प्रॉब्लम नई जनरेशन में आ रही है, आने वाले समय में अपने को ईंधन महंगा होता जा रहा है, उससे कुछ हद तक हम पार पा सकते हैं। ये चीज़ें हमने आज के इस लेक्चर में सीखी। इसको आप और पढ़ना चाहें तो ये इसको आप अनीता खुल्लर का आर्टिकल है, ग्रीन फ्यूल कंप्रेस्ड बायोगैस ऑफर ए फिजिबल अल्टरनेटिव टू CNG। ये रिन्यूएबल वॉच जो मैगजीन है, इसके अप्रैल 2019 के इशू में छपा हुआ है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये पब्लिश होती है रिन्यूएबल वॉच। ये हर महीने पब्लिश होने वाली एक मैगजीन है।
एक आप इस साइट पे जाके अर्जुन एनर्जी कारपोरेशन, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एंड सर्विस प्रोवाइडर ऑफ बायोगैस, ये जो हम आपको संयंत्र दिखा रहे थे बायोगैस का, छोटे स्तर का या बड़े स्तर का, ये अर्जुन एनर्जी कारपोरेशन, ये तमिलनाडु की कंपनी है सेलम की, उनका बनाया हुआ है संयंत्र है। वो पूरे भारत में कई जगह सप्लाई करते हैं। और भी ऐसी कंपनीज हैं जो इस तरह के बायोगैस के छोटे बड़े संयंत्र सप्लाई करते हैं। तो इसकी साइट पे भी आपको इस संयंत्र के बारे में और उसकी प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।